माई मदर एट 66, जिससे ये प्रतीत होता है कि कमला दास की माँ जो है वो 66 साल की थी, 66 साल की थी, 66। और अपनी माँ को देख के उनके अंदर क्या क्या ख्याल आता है उसी का वर्णन इसमें वो कर रही हैं। तो मेन देखना यह है कि इससे क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, तो क्वेश्चन आएगा जैसे एक पैराग्राफ दे देगा, पूछ देगा इसका रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट सहित एक्सप्लेनेशन दीजिए। आ जाओ, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट सहित एक्सप्लेनेशन दीजिए। तो पैराग्राफ सबसे बड़ी चीज़, जब उसको 10 बार 20 बार पढ़ोगे तब न पहचान पाओगे। या तो कुछ कीवर्ड्स हैं उसको बार बार रट लो, जैसे 66, माई मदर एट 66, माँ के बारे में जब वर्णन किया जा रहा हो। जैसे इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, ड्राइविंग माने चलाते हुए, कार चलाते हुए, फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने माँ बाप के घर से, टू कोचीन, कोचीन के लिए राइटर जा रही थी। तो इसमें कोचीन, ड्राइविंग, पेरेंट्स होम, ये कीवर्ड्स हैं। ये भी यदि याद रहा कि कोचीन कौन जा रहा था, कौन राइटर जा रहा था, तो आराम से आ जाएगा कि ये चैप्टर जो है माई चैप्टर एट 66 रिटन बाई या कंपोज बाई कमला दास से लिया गया है। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपनी माँ को अपने बगल में बैठे हुए देखा। डोज, ओपन, माउथ, हर फेस, एसन लाइक दैट, और ए कॉर्प्स रियलाइज्ड विथ पेन। देखो इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है, दो फिगर ऑफ स्पीच अभी मैं नहीं बताया हूँ जो तुम लोगों में आएगा। एक होता है एसोनेंस और एक होता है एलिट्रेशन। हाँ, जैसे रिपीटेशन ऑफ वावेल एसोनेंस होता है, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट एलिट्रेशन होता है। समझे? जब वावेल का रिपीटेशन हो, बार बार वावेल आए, तो उसको हम एसोनेंस बोलते हैं। जब कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन बार बार हो तो उसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं। तो इसमें जो DOZE ओ आया है, OPEN इसमें भी ओ आया है, MOUTHED इसमें भी ओ आया है, डोज, ओपन, माउथ। बस इधर वाला चालू करा, उधर का नहीं। डोज, ओपन, माउथ। डोज का मतलब मृत प्राय, ओपन माउथ खुला हुआ मुंह, हर फेस एसन। डोज का मतलब मृत प्राय नहीं, एसन का मतलब मृत प्राय होगा, ASHEN। लाइक दैट, अब देखो यह लाइक के ही आ गया, सिमली हो गया। लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, एक डेड बॉडी की तरह, कॉर्प्स माने डेड बॉडी, CORPSE, एक डेड बॉडी की तरह मृत प्राय शरीर, ओपन माउथ खुला हुआ मुंह, डोज एकदम शांत, हर फेस उनका चेहरा था। एंड आई रियलाइज विथ पेन, और मुझे उस पेन का एहसास हुआ। दो फिगर ऑफ स्पीच इसमें हैं। पहला फिगर ऑफ स्पीच एसोनेंस, दूसरा फिगर ऑफ स्पीच सिमली। अब इस पैराग्राफ को जब 5 से 6 बार 10 बार पढ़ लोगे तो इसको पहचानने में कभी मिस्टेक नहीं होगा बोर्ड के एग्जाम में। पहला फिगर ऑफ स्पीच पूछ देगा कि विच फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन दिस लाइन, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच इस लाइन में प्रयोग किया गया है। यदि जानते हो तो सीधे लिखोगे एसोनेंस एंड सिमली। ठीक। दूसरा पूछेगा एक्सप्लेन विथ दिस लाइन्स या दिस पैराग्राफ विथ रेफरेंस एंड कॉन्टेक्स्ट, इस पैराग्राफ का रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के साथ एक्सप्लेनेशन करिए। तो रेफरेंस में यही लिखना है कि दिस लाइन हैव बीन कंपोज्ड बाय कमला दास, या दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएट्री, फ्रॉम द पोएट्री लेसन माई मदर एट 60 कंपोज्ड बाय कमला दास, ऐसे लिखोगे। तो सिर्फ ये रेफरेंस ही तुमने लिख दिया तो ये जो एग्जामिनर होते हैं वो समझ जाते हैं कि बच्चा पढ़ा है, उसी पे पूरा नंबर मिल जाता है।
तो ये ध्यान रखना है। These lines have been composed by, these lines have been taken from the poetry, these lines have been taken from the poetry, the lesson, from the lesson My Mother at 66 composed by Kamala Das। समझे? ये हो गया रेफरेंस। कॉन्टेक्स्ट में क्या है? कॉन्टेक्स्ट में किसी पैराग्राफ का, इसमें से किसी पैराग्राफ में आएगा तो अपनी माँ के बारे में ही लिखना है। द पोएटेस डिस्क्राइब्स द ओल्ड एज ऑफ हर मदर, ठीक है। द पोएटेस डिस्क्राइब द पेनफुल ओल्ड एज ऑफ हर मदर, अपनी माँ के बुढ़ापे का जो दर्द है उसी को डिस्क्राइब करे। इसमें सारे पैराग्राफ नहीं है। कॉन्टेक्स्ट में इतना लाइन लिखा जाता है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब संदर्भ, किस संदर्भ में लिखा जा रहा है। प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या। प्रसंग, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, ठीक है। थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है हिंदी में, ठीक है। तो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में ये लिखा जाएगा। फिर कॉन्टेक्स्ट में ये लिखोगे कि इन दिस पैराग्राफ द पोएट सेज दैट, इस पैराग्राफ में कवि कहना चाह रही, या पोएटेस सेज दैट, कवित्री कहना चाहती है कि, फिर उसके बाद डॉट डॉट छोड़ दोगे। कॉन्टेक्स्ट में डॉट डॉट छोड़ दिया जाता है सेज दैट के बाद। उसके बाद एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन में जैसा तुम पढ़ रहे हो वैसे ही लिखो या पूरा पैराग्राफ उतार दो। शॉर्टकट वाला फार्मूला बता रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। या तो तुम एक्सप्लेनेशन बेहतर तरीके से जानते हो तो उसको लिखो। कमला दास वाज गोइंग टू कोचीन फ्रॉम हर पेरेंट्स होम, she saw her mother and feeling pain about her mother, या सी sank into the thought, वह विचारों में डूब गई। द पार्टीशन ऑफ हर मदर, द पार्टीशन ऑफ हर पेरेंट्स, अब जैसे अपने माँ की जुदाई के बारे में सोचने लगी और उस विचार में डूब गई। तो इन सारी चीज़ों का वर्णन तुम कर सकते। और यदि और बेहतर बनाना हो तो नोट में डाल के सिमिली और एसोनेंस हैज़ बीन यूज्ड इन दिस पैराग्राफ। इससे बेहतर कोई लड़का लिख नहीं सकता। यदि इतना लिख दिए तो बस याद रहना चाहिए, लिखने का तरीका होना चाहिए। नहीं समझ में आएगा, ये रिकॉर्डिंग कर रहा है, बार बार सुनना, एक एक चीज़ समझ में आए। अब आ रहे हैं दूसरे पैराग्राफ पे, ठीक है। Realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and realized हुआ कि वो तो बहुत जितना इतना बूढ़ी हो चुकी, जितना उनको बूढ़ा होना चाहिए, अब बहुत जल्दी बूढ़ी हो गई। किसी भी बच्चे को ये नहीं लगता कि हमारे माँ बाप समयानुसार बूढ़े हुए, समझे। उनको हमेशा यही लगता है कि हमारे माँ बाप बहुत जल्दी बूढ़े हो गए, और माँ बाप से अटैचमेंट रहता है तो सोचते हैं कि हमारे माँ बाप बहुत जल्दी मर गए। इतने जल्दी नहीं मरना चाहिए, ये लगाव की वजह से होता है। तो उसी तरीके से द राइटर एक्सप्रेसेस हिज आइडियाज़ अबाउट हर मदर या अबाउट हर पेरेंट्स एंड फील्स वेरी अनहैप्पी टू थिंक अबाउट हर। उनके बारे में सोच के बहुत अनहैप्पी फील करती हैं, बहुत दुखी फील करती हैं कि मेरी माँ बहुत जल्दी, माई मदर बिकेम वेरी ओल्ड इन अर्ली एज, मेरी माँ बहुत जल्दी बूढ़ी हो गई। और हाँ, उतनी बूढ़ी हो गई जितना उनको नहीं होना चाहिए था। मगर अब वो जान गए कि जब इस तरीके का हम मुँह बनाएंगे तो मेरी माँ जब जगेंगी, देखेंगी तो उनको भी तकलीफ होगी। हाँ, तो इस थॉट को दूर करना है। पुट दैट थॉट अवे। अब इस थॉट को हटाकर, इस थॉट से ध्यान हटाकर, एंड लुक्ड आउट एंड यंग ट्रीज, तो बड़े छोटे छोटे पेड़ों को देखने लगी, बाहर देखने लगी। पहले अपनी माँ की तरफ देखी, ठीक है। उनके माँ के बारे में जो जो आइडिया है कि बताओ मैं इनके साथ खेलती थी, हमारा खाना पीना बनाती थी, कैसे कैसे पालन पोषण करती थी, और ये सब करने के चक्कर में कितनी जल्दी बूढ़ी हो गई।
ये सारे आइडियाज़ उनको आ रहे थे तो बहुत अनहैप्पी फील कर रही थी, बहुत दुखी महसूस कर रही थी, सैड फील कर रही थी। तो सोची कि अब ध्यान भटकाते नहीं तो फिर वो भी दुखी हो जाएंगी, इसलिए अपना शीशे से बाहर देखी, कार के शीशे से बाहर देखी तो बहुत बढ़िया बढ़िया छोटे छोटे हरे हरे पेड़ थे, बच्चे थे, उनको देखने लगी। लुक्ड आउट एंड यंग ट्रीज स्प्राइटिंग द मैरी चिल्ड्रेन स्प्लिंग ट्रीज स्प्राइटिंग दौड़ते हुए। जैसे जब कार आगे जाता है तो पेड़ जैसे लगता है कि बहुत तेज़ी से स्प्राइट हो रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, समझे? तो स्प्राइटिंग कार पेड़ बहुत तेज़ी से पीछे जा रहे थे। मैरिड चिल्ड्रेन स्पाइलिंग, जो प्रसन्न बच्चे थे वो भी बहुत तेज़ी से अपने घरों से बाहर निकलते हुए प्रतीत होते थे। स्पाइलिंग आउट देयर होम्स, अपने घरों से बाहर निकल रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स द सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक्ड अगेन एट हर, वन फेल एज ए later winter's moon and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But I said was see you soon अम्मा। ये देखो कीवर्ड्स है, see you soon अम्मा, मैं तुमसे जल्दी ही मिलूँगी अम्मा। एंड did was smile and smile and smile, और वो जो फर्जी मुस्कुराहट होती है, मुस्कुराते जा रही थी ताकि उनकी अम्मा दुखी न हो। अब देख लो इसमें जैसे यंग ट्रीज स्प्राइटिंग द मैरिड चिल्ड्रेन स्पाइलिंग out of their homes, but after the airport's security check standing a few yards away, I looked again at her, young trees spriting, married children spailing। ये जो शब्द है माने ये कल्पना है। कल्पना का मतलब जो यंग चिल्ड्रेन या यंग ट्रीज से ये अपनी बचपन को याद कर रही है। She was remembering her childhood through the young trees and through the young children या children, अपने बचपन को याद कर रही हैं कि इसी तरीके से हम भी घर से बाहर निकलते थे और इसी तरीके से जैसे पेड़ बढ़ रहे हैं वैसे मैं भी बढ़ी धीरे धीरे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन जब एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक पे पहुंची जहां पे उन दोनों को अलग होना था, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, जहाँ पे उनकी माँ कुछ गज की दूरी पर थी, आई लुक्ड अगेन एट हर, वन फेल एज ए लेट विंटर्स मून। मैंने उनको देखा तब जैसे लग रहा था लेट विंटर्स मून, उनका चेहरा जो था एकदम पीला पड़ा हुआ था। लेट विंटर्स मून, जाड़े के मध्य रात्रि के चांद की तरह उनका चेहरा पड़ा हुआ था, जैसे अब डूबने वाला हो। ये वर्णन डूबने से मतलब है, ये सिमली है, सिमली है। एज ए लेट विंटर्स मून, ध्यान देना, एज, हाँ, एज ए लेट विंटर्स मून एंड फेल्ट दैट ऑल फैमिलियर एक्ट, माई चाइल्डहुड्स फियर, बट ऑल आई सेड was see you soon अम्मा। All I did was simply smile and smile। देखो सिमली एंड सिमली हो जा रहा है, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, मैं मुस्कुराती रही। तो पैराग्राफ रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखा जाता है ये मैं बता दिया, और ये आता है इसी तरह का क्वेश्चन भी आएगा। तो यदि तुम पैराग्राफ तैयार कर लिए, पैराग्राफ तैयार का मतलब सेंट्रल आइडिया भी तैयार होता है, अलग से किसी चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक साथ पढ़ो। सेंट्रल आइडिया क्या है? सेंट्रल थीम है, उसी को डिफाइन किया है, उसी को एलेबोरेट कर देता है, 4-6 पन्ने में कर देता है, कभी 4-6 लाइन में कर देता है। तो उसको 4-6-10 लाइन में लिख देना सेंट्रल आइडिया है। तो यदि रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन का तुम लोग प्रयोग करोगे तो सेंट्रल आइडिया अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है।
इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन से यूज किए गए हैं? इमेजरी, सिमली, एसोनेंस। ये 4 फिगर ऑफ स्पीच यूज किए गए हैं। सर इमेजरी का परिभाषा क्या होता है? इमेजरी का मतलब इमेजिन करना, कल्पना करना। जैसे यंग ट्रीज, चिल्ड्रेन से वो अपना बचपन का वो याद कर रही, रिमेम्बर कर रही, इमेजिन कर रही। तो इमेजरी से इमेजिन, ठीक है, कल्पना करना। बीच बीच में जो फिगर ऑफ स्पीच आएंगे उसको मैं इलेबोरेट करता जाऊंगा, मगर इन सब चीज़ों को तुम लिखते जाना। जैसे एसोनेंस हो गया, ASSONANCE, ठीक है। तो एसोनेंस माने रिपीटेशन ऑफ वॉवेल, एलिट्रेशन ALLITERATION, एलिट्रेशन माने रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट। फिर उसके बाद है इमेजरी, व्हेन पोएट या पोएटेस इमेजिन अबाउट हर चाइल्डहुड और पास्ट डेज, अपने बीते हुए दिन को जब याद करता है। अधिकांशतः लेखक क्या करते हैं? अपने बचपना को कोई याद करता है, या ऐसी घटनाएं घटी होती है, बहुत खराब घटना या अच्छी घटना, उसको याद करता है। तो उसी को याद करते करते जो लिखता है इमेजरी ही, इमेजिन के बेस पे ही तो लिखता है। जैसे स्मृति, संस्मरण, ये सब लिखा जाता है ना हिंदी में। तो ये पार्ट तो ख़त्म हो गया। तो तुम लोगों का पहला काम ये है कि इसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिख के लाओ। पहला, समझे छोटू? और नहीं लिख के लाए तो कम से कम इतना ज़रूर लिख के लाओगे, ये पोएम पूरा लिख लो। उसके बाद लिखो, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएट्री फ्रॉम द लेसन माई मदर एट 66, कंपोज्ड बाय द ग्रेट पोएटेस कमला दास। ग्रेट पोएटेस या ग्रेट फेमिनिस्ट पोएट, जो भी एडजेक्टिव तुम लगा सकते हो, समझे? कमला दास, इतना ज़रूर लिखोगे। नहीं जैसे अपने से लिख सकते हो, आपस में बैठ के जेपी से पूछ के लिखोगे। इस तरह केयरलेस बने रहोगे तो बेकार हो जाओगे। बैठ के जेपी के साथ बैठ के देख के पूछ के लिख के लाना। ये बहाना नहीं चलेगा कि हमको नहीं आ रहा था, ये बहाना नहीं चलेगा कि हमको टाइम नहीं मिला, समझे? टाइम फुल है। हाँ, तो इस तरीके से लिख के लाओगे। अच्छा, क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, ज़रा बताना तो। व्हाट काइंड ऑफ ए पेन एंड एक दैट पोएट्स फील? कवित्री किस तरह के दर्द को, कष्ट और दर्द को महसूस कर रही है? अपनी माँ को खो जाने का, जैसे the poet feels the pain to lost his mother. Yes. The poet feels the pain and the ache Yes, sir. of losing her mother, Yes, sir. या of losing her mother, Yes, yes. LOOSING, Yes. ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्राइटिंग? Yes, sir. Describe. Yes. डिस्क्राइब माने वर्णन करना, एज स्प्राइटिंग। स्प्राइटिंग का मतलब क्यों ये नौजवान, देखो नौजवान पेड़, Yes, sir. पेड़ को नौजवान का, इसके पीछे भी लॉजिक है। Yes, sir. नौजवान पेड़ तेजी से पीछे जा रहे हैं, अर्थात जवानी तेजी से ढलती जा रही है, Yes, sir. समझे? Yes, sir. जो यंगहुड है वो तेजी से पीछे होता जा रहा है। Yes, sir. कहने का मतलब तो व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब एज यंग एज स्प्राइटिंग? स्प्राइटिंग का मतलब पीछे जाना, तेजी से पीछे जाना। जो हमारा उम्र हो पीछे। हाँ, जैसे वो समझ रही है कि हमारी माँ बहुत तेजी से बुढ़ी हुई, या हम बहुत तेजी से बुढ़े हुए, Yes, sir. समझे? बहुत तेजी से बढ़ी हुई। स्प्राइटिंग का मतलब इस संदर्भ में है। Yes, sir. Why has the poet brought in the image of the married children spilling out of their homes? कवित्री प्रफुल्लित बच्चों को घरों से बाहर भागते होने की छवि के साथ क्यों रखा है? Yes. घरों से बाहर जा, Yes, Yes, sir. अर्थात लेखक भी, लेखिका भी अपने घर से बाहर भी तो जा रही। फ्रॉम माई पेरेंट्स होम Yes, Yes, from my टू parents. कोचीन, Yes, sir. फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन, अपने घरों से बाहर जाते हुए का उन्होंने उससे कंपेयर किया। Yes, sir. शी कंपेयर्स, Yes, sir. she compared to married children spiraling out of their homes Yes, sir.
टू हर सेल्फ, Yes. अपने स्वयं से कंपेयर किया. वाई वॉज द मदर हैज़ बिन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून. Because her face is like that. हाँ. Because she became very old, Yes, sir. and the writer feels, yeah, the poetess feels that she would lost her Yes. any time. Yes, sir. वो किसी भी समय अपनी माँ को खो सकती है. जी सर सर. That is why she compared her mother to late winter's moon. Yes sir. See, To late winter's moon. What do the parting words of the poet and smile signify? कवित्री के विदाई के शब्द और मुस्कुराहट क्या दर्शाती हैं? Yes sir. सर दर्शाते हैं. I will see you later. Yes, sir. या see you soon. मैं तुमसे दोबारा मिलूंगी, जी सर. ताकि तुम जिंदा रहो इसी उम्मीद में. Yes, sir. समझे? Yes, sir. कवित्री कह रही है कि सी यू सून अम्मा, मैं तुमसे दोबारा जल्दी मिलूंगी, ताकि तुम उम्मीद मत छोड़ना कि मैं नहीं आऊंगी. तुम मर मत जाना, Yes. तुम जिंदा रहना. Yes. तो इस तरीके से ये पैराग्राफ ख़त्म हुआ. और रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट कल तुम लोग लिख के लाओगे, और हो सकेगा तो इसका सेंट्रल आइडिया मैं लिखवा दूँगा. ठीक है? Yes. हाँ, पूरा पोएम लिख के रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट लिख के ला. जेपी, तुम अपने सानिध्य में इतना 2-4 लाइन बोल सकते हो. ठीक. ये अभी से प्रयोग करेंगे.